नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मेरठ में अब तस्वीरें बदल रही हैं और इस बदलाव की अगुवाई खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में एक नई टाउनशिप परियोजना का भूमि पूजन किया है और इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ भविष्य की मेरठ को रेखांकित किया बल्कि अतीत की यादें भी ताजा कर दी है। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा कि यह वही मेरठ है जो कभी सोतीगंज जैसे कुख्यात बाजार के लिए बदनाम था और एक ऐसा इलाका जो स्कैप और चोरी की गाड़ियों के कारोबार के लिए बदनाम था, लेकिन अब वही अपने आकाओं के साथ हमेशा के लिए सो गया है। यानी कि सोतीगंज का अंत हो गया है। अब मेरठ की पहचान बदल चुकी है और अब ये शहर 12 लेन हाईवे, रैपिड रेल और एक जिला उत्पाद योजना के तहत खेल सामान के उत्पादन जैसे गौरवशाली अभियानों से जुड़ रहा है। था जिसकी पहचान कभी सोतीगंज के चोरी के बाजार से होती थी। ये वही मेरठ है, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता हुआ चला गया। आज सोतीगंज समाप्त, अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ भी मेरठ के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हुई, अब तो मेरठ की पहचान बन रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए। देश और दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो स्पोर्ट्स का जो भी आइटम उसके पास होगा वह कहीं ना कहीं से मेरठ से जरूर बनी होगी, मेरठ का उसके साथ जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरठ की नई पहचान बन रही है। सहारनपुर जनमंच पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधन में कहा कि उनका सहारनपुर आगमन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे 3 प्रमुख जिलों के विकास की दिशा में गंभीर समीक्षा और मार्गदर्शन का अवसर है। जनवरी से अब तक 70,000 युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं। इसमें भी कोई भी काम, कोई अचार बनाने का काम कर सकता है, कोई प्रोसेसिंग सेंटर बना सकता है, कोई वुड कार्विंग का काम कर सकता है, कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं। पहले चरण में 5 लाख, अगले चरण में 7.5 लाख और तीसरे चरण में 10 लाख रुपया ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त देने के कार्यक्रम के साथ ये डबल इंजन की सरकार इस योजना को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज आप देख रहे होंगे जो काम कभी 70 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में घर में शौचालय हो, हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ, हर वृद्धजन को जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, हर निराश्रित महिला को, हर दिव्यांगजन को पेंशन की सुविधा का लाभ, या फिर वे सभी स्कीम जिसके लिए पहले हमें भटकना पड़ता था, जो लोग समाज को बांटने वाले थे, जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटते थे, उन्होंने योजनाओं से वंचित करके रखा। योजनाएं नहीं थी लेकिन झुंझुना पकड़ा करके लोगों को बहकाते रहते थे, समाज को तोड़ते रहते थे, सामाजिक एकता को खंडित करते रहते थे।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर अब सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। हालात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष टीम 11 का गठन किया है, जो प्रदेश भर में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेगी। वाराणसी में इस टीम की सक्रियता साफ दिखी, जब जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज वाराणसी पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से निरीक्षण किया गया और उनके साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। मंत्री सुरेश खन्ना ने वरना नदी के किनारे बसे रिहायशी इलाकों का जायजा लिया और कई मॉलों में जलभराव और विस्थापन की स्थिति देखी गई। प्रभारी मंत्री ने नाव से बाढ़ पीड़ितों से सीधी मुलाकात की और राहत कार्यों का फीडबैक भी लिया। बाढ़ राहत कैंपों की व्यवस्थाएं, चिकित्सा सुविधा और वितरण की भी उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुनिया की तरफ से हम लोग आ रहे हैं और हम आप लोगों से बात 4:30 बजे करेंगे। इस तरह के हालात देखने को मिले हैं, किस तरह के हालात हैं? हालात तो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक दैवी आपदा है। ये मैन मेड नहीं है, दैवी आपदा है। इसमें सब मिलजुल कर लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसी भावना से करना चाहिए। अधिकारियों को कुछ निर्देश दिया है आपने? जी हाँ, मैं 4:30 बजे बताऊंगा। खबर बलिया से है, जहां मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने पीडीए पाठशाला मामले पर विपक्ष के तीखे हमले का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना टीके को लेकर भी विपक्ष ने निराधार बयान दिए और सिंदूर जैसे ऑपरेशन का भी मजाक उड़ाया। पहुंचने का प्रयास, जिला प्रशासन की मुस्तैदी और जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, उसके चलते कोई अपने घर में भी है तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं, चाहे वो बना बनाया खाना हो उसको तक पहुंचाना हो, चाहे खाने के लिए सारे राशन की व्यवस्था करना हो, वो भी लगातार दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। अस्थायी कैंपों में भी खाना लगातार बन रहा है। तो मुझको लगता है कि अभी तक किसी को किसी तरह की परेशानी की सूचना नहीं है ऐसी। और जो हमारे मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन सेंटरों में जिस तरह की भी परेशानियों की बात आ रही है, किसी को इलाज की ज़रूरत है तो डॉक्टरों की टीम वहाँ है, कैंप लगे हुए हैं। दूसरा, पशुओं के चारे के लिए भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चारे की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। तो चारे की भी कोई कमी जिले में नहीं है। तो इंसान से लेकर पशुओं तक उनकी हर चिंता करना, चूँकि इतनी सतर्क और इतने हमारे जागरूक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि बाढ़ के पहले दिन से उन्होंने प्रभारी 11 जिले प्रभावित है और 11 मंत्री अपने जिले में प्रवास पर हैं। मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ और मंशा यही है, प्रयास यही है कि किसी व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ न हो। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आई बाढ़ की तस्वीरों के बीच सरकार के मंत्री जमीन पर उतरकर हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। राज्य सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार ने कालपी तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके बीच राहत सामान भी बांटे। इस दौरान मंत्रियों ने खुद अपने हाथों से बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन परोसा और प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सवाल नहीं होना चाहिए। नीचे से एक पैकेट में 1 किलो भी मतलब 10 ग्राम में कमी न रह लिया में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर, तेल, साबुन, बाल्टी, ये चादर, प्लास्टिक का चना भूना, मतलब कई आइटम है। ये सरकार आपकी है, अपनी है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी आपके हैं। मित्रों, तकलीफ नहीं होने दोगे। मैं गारंटी से कहता हूं, मकान भी नुकसान होगा तो पक्का मकान बनाएंगे, घर तक सीसी बनाएंगे, फ्री में इलाज करवाएंगे, फ्री में शिक्षा देंगे और फ्री में बेटी की शादी करवाएंगे।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही हलचल तेज हो गई है और इस सियासी रण का शंखनाद किया गया है। भारतीय स्वदेश समाज पार्टी ने कुशीनगर से पार्टी की अपनी रणनीति के पहले संकेत दे दिए हैं और इस बार तेवर बेहद तीखे हैं। संगठन की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने न सिर्फ चुनावी बिगुल फूका बल्कि समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। डॉक्टर राजभर ने ऐलान किया कि सुबह सपा पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी, युवाओं को खुलकर मैदान में उतारा जाएगा और पार्टी सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इस ऐलान से ज्यादा चर्चा उनके तीखे राजनीतिक तीरों की रही जो सीधे अखिलेश यादव पर चले। पीडीए पाठशाला के डॉक्टर राजभर ने जनता को गुमराह करने वाली सियासत बताया और संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव की टिप्पणी को नेगेटिव राजनीति बताया। यहां तक कि कह डाला कि अगर कोई पाठशाला चलानी है तो उसमें रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति और 27% आरक्षण पर बात होनी चाहिए, ना कि ए फॉर अखिलेश यादव और डी फॉर डिंपल यादव सिखाना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का वोट लेकर के लखनऊ और दिल्ली के हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको तो कम से कम इस पे चर्चा करनी चाहिए। जनता ने जिताया है खाली वहाँ पकौड़ी और मिठाई खाने के लिए क्या? विधानसभा में जो लोग गए हैं वो खाली ये डेस्क थपथपाने के लिए बैठे हैं क्या? लोकसभा में जो जीत के गए हैं वो किस लिए गए हैं? वो इसीलिए गए हैं कि जाकर के वहाँ चुप्पी साध जाएंगे। अरे भाई, आप जनप्रतिनिधि हो, वोट लेना होता है जनता का, तो जनता के पैरों तले गिर जाते हो, माथा टेकते हो कि हम क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेंगे। वहां जाकर के आप विपक्ष के मुंह में हाँ मिलाने काम कर रहे हो। पीडीए पाठशाला चलेगा? आप चीनी मिल की बात नहीं कर सकते, बंद विद्यालय नहीं खुलवा सकते, स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं करा सकते। क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? जनता ने मतदान किया है किस लिए? इसलिए किया है मतदान ना कि आप क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखें। जो सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है, जो अधिकारी इनपुट नहीं भेज पा रहे हैं, कम से कम ये चीजें देश के सामने आए। क्या कर रहे हैं? उनसे प्रश्न क्यों नहीं होता? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कुशीनगर की जनता से कि जनता सबसे बड़ी ताकत है। आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज, मांग करनी चाहिए ऐसे लोगों को। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और राज्य सरकार ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया गया है और उन्हें खाद्य सामान सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने इस संबंध में स्टे बुलेटिन जारी भी किया है। लखनऊ से खबर है, जहां बता दें कि बाढ़ की चपेट में 14 जिले हैं और इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। आवश्यक सामान की भी उपलब्धता करवाई गई है ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इसमें 17 कंपनी जो हमारी बाढ़ राहत की हैं और 18 हमारे जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं प्लस एनडीआरएफ की टीम्स हैं, वो सभी इस टाइम लगी हुई हैं और सभी जो हमारी रबराइज्ड और इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं और बाकी भी जो संसाधन है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जिला पुलिस और प्रशासन मिलकर के बाढ़ राहत के सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। ये एक मुकदमा गाजीपुर में कायम हुआ है जिसमें इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। नहीं, ऐसा है, देखिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कानून के बड़े स्पष्ट निर्देश भी हैं। कानून बड़ा स्पष्ट है और यही कहा गया है कि जो कानून है, हम लोग सब प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो पुलिस फोर्स है उनको अल्टीमेटली अपनी सारी एविडेंस को ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाना होता है। तो जो भी काम किया जाए इस प्रकार से किया जाए कि जिससे कोर्ट में हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गंगा के इस बाढ़ से निचले इलाकों के लोगों की चिंता और भी बढ़ रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद जिलाधिकारी डॉक्टर आगेंद्र पोसिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्कता के साथ ही काम करने के सख्त निर्देश दिए। संबल जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र ने जनपद में कुल 16 बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं, जहां विशेष रूप से कर्मचारियों की
तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 22 गांव बाढ़ की संभावित चपेट में आते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गांव तक गंगा का पानी नहीं पहुंचा है। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ से जुड़ी हर स्थिति को गंभीरता से लिया जाए और ग्रामीणों को समय से अलर्ट किया जाए और राहत एवं बचाव के सभी इंतजाम हर समय मुस्तैदी के साथ किए जाएं। खबर हापुड़ से है, जहां ड्रोन को लेकर फैल रही अफवाहों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गढ़ क्षेत्र में डर का माहौल बन रहा है। शासन के निर्देश पर जिले में धारा 163 के तहत ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। अब ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित थाने में पंजीकरण और पूर्ण अनुमति अनिवार्य होगी। इस आदेश के माध्यम से समस्त जो हमारे ड्रोन धारक हैं, जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, वो ये आदेश सबके ऊपर लागू होता है। चाहे वो किसी प्रकार का शादी ब्याह का कवरेज हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन है, वो अपने स्थानीय थाने में अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करा लें और स्थानीय थाने से अनुमति प्राप्त कर लें। हम किसी भी प्रकार के धार्मिक या फिर व्यक्तिगत आयोजन में ड्रोन के कवरेज के ऊपर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बस ये है कि यदि आपने हमें सूचित कर दिया है तो फिर उस ड्रोन साइटिंग की वजह से कोई अफवाह की स्थिति उत्पन्न ना हो। पूर्व सूचना देकर, पूर्व अनुमति लेकर ड्रोन संचालन को हम अनुमति देंगे। देखिए, जो आज हम यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अफवाहबाजों और असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह का माहौल फैलाकर किसी निर्दोष व्यक्ति या फिर किसी भी आम जन को के विरुद्ध मॉब आधारित कोई कार्रवाई ना हो। इस मामले में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं और पुलिस प्रशासन का भी मंतव्य इस बारे में स्पष्ट है। ये पूरा प्रकरण शुरुआत इसकी ड्रोन साइटिंग से हुई है और बाद में अब जो हम लोगों के पूरे जनपद में ड्रोन साइटिंग की कल 0 वारदात हुई, कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। सजगता के साथ हम लोग ग्राम सुरक्षा समितियों की बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़, कई बार पतंग में एलईडी लगा करके, कबूतर के पैर में एलईडी लगा करके, कई बार बच्चों के हेलीकॉप्टर खिलौने उड़ते हुए, इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती तो हमें तुरंत सूचना दें और हम तत्काल पहुँचेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ एक भय का माहौल बना करके कुछ ग्रामीण अंचलों में लोग जो है रात में पहरा दे रहे हैं, तो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक हो रही है और हम लोग खुद ग्राम सुरक्षा समितियां इसीलिए बनाई गई थी कि वो गांव में पहरा दें, लेकिन उसमें मॉब बना करके किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजीपुर से है, जहां बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने और इसके साथ पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को तहसील के हसनपुर और गांव का निरीक्षण किया और इसके साथ ही जलमार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने खेतों और फसलों के नुकसान का जायजा लिया और इसके साथ ही राहत शिविर में राहत सामान की गुणवत्ता की जांच भी की है। आज सेवरई तहसील में हमारे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके हमारे लगभग 4 या 5 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल कट चुके हैं। नसीरपुर, हसनपुर, बिरहौपुर और मकदूलपुर। तो इसमें से हम लोग, मैं और कप्तान साहब और हमारी टीम पूरी हसनपुर और बिरहौपुर गई थी, वहाँ के लोगों से बातचीत भी करी। तो जो राहत किट सामग्री का वितरण कराना है उसके लिए अभी भिजवा दिया हम लोगों ने, वहाँ पे राहत किट वितरण शुरू हो रहा है। प्लस लंच पैकेट की व्यवस्था थोड़ी स्पीड अप करने के लिए निर्देश दिए हैं एसडीएम साहब को और बीडीओ साहब को कि टाइमली वो सुबह और शाम को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। भूसे की कुछ शिकायत लोगों ने बताई है तो उसको भी पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं और भूसा हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नावों की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं और आज शाम से लगभग पानी कम होने की भी संभावना शुरू हो रही है कि पानी कम होना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि
पानी कम हो जाएगा तो और चीज़ें थोड़ी सी सुधरेंगी। पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो लगभग 57 गांव हमारे पूरे जनपद में 5 तहसीलों में इफेक्ट हुए हैं और उसमें लगभग 24 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी प्रभावित हुई है किसी न किसी कारणवश, और बाकी सब जगह लंच पैकेट्स और सब जगह राहत किट का वितरण शुरू कर दिया गया है। 1-2 दिन में माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से भी राहत किट का वितरण भी होगा और प्रेग्नेंट विमेन की सूची भी पूरी बनाई गई है। कोई भी ऐसी गर्भवती महिला जो जिसकी डिलीवरी ड्यू है उसको हम लोगों ने पहले से वैक्यूएट करके रखा है। शरणालय बनाए गए हैं, आज यहाँ पे भी हमने कामाख्या मंदिर में जो शरणालय बनाया उसका भी निरीक्षण किया गया है और पर्याप्त व्यवस्थाएं करी गई हैं। बाकी कंट्रोल रूम भी एक्टिवेटेड है। जो भी समस्या आ रही है उसको हम लोग त्वरित रूप से। खबर बहराइच से है, जहां बता दें कि थाना क्षेत्र के कला स्थित प्राचीन मंदिर से चोरी हुई बेशकीमती मूर्तियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और रामगांव क्षेत्र में बाइक सवार युवकों को रोककर पूछताछ करने पर चोरी का खुलासा हुआ। ये युवक मूर्तियों को बेचने की फिराक में थे। 28 जुलाई की रात में थाना बौंडी के ग्राम केला से एक पूजा स्थल से 4 मूर्तियां चोरी हो गई थी जो सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां थी। इसमें चौकी प्रभारी गंभीरवा को उनके मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में शामिल 4 अभियुक्त जा रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी गंभीरवा की टीम ने गाड़ाबंदी की तो 3 मोटरसाइकिल से कुल 4 लोग पकड़े गए और उन्होंने उक्त घटना को पूछताछ में करना कबूल भी किया और उनके पास से उक्त 4 मूर्तियां बरामद हुई। घटना के संबंध में पूछताछ से यह पता चला है कि घटना का मास्टरमाइंड कुलदीप शुक्ला रहा, जिसने उक्त मूर्तियों को अष्टधातु की मूर्ति मानते हुए अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर के उक्त मूर्तियों की चोरी करने की घटना कारित की। इसे अष्टधातु मान करके ये लोग बेचने के फिराक में थे। ये 4 मूर्तियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं और वहाँ बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। खबर कन्नौज से है, जहां ड्रोन की मनमानी उड़ान और अपराध में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि ड्रोन उड़ाने के लिए डिजिटल स्काई ऑप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और ड्रोन उड़ान अनुमति रेड और येलो और ग्रीन जोन के आधार पर दी जाएगी। ड्रोन पायलट को खास ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। कन्नौज से खबर है, जहां ड्रोन उड़ाने पर अब अनुमति लेनी होगी और इसके साथ ही ट्रेनिंग भी होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है और इसके साथ ही बता दें कि कन्नौज से खबर है, जिस स्काई पे करना होगा रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि ड्रोन उड़ान पर अब कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं और इसके साथ ही अब बता दें कि ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कन्नौज से खबर है, जहां मनमानी उड़ान और अपराध में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि ड्रोन उड़ाने के लिए डिजिटल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और ड्रोन उड़ान अनुमति रेड, येलो और ग्रीन जोन के आधार पर दी जाएगी। ड्रोन पायलट को खास ट्रेनिंग लेना भी अनिवार्य होगा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।